बड़ा हुआ, उसके अपने उद्देश्य थे, उसने अपनी मेहनत की, बड़ा हुआ। कोई पॉलिटिकल पार्टी कामयाब हुई, उन्होंने मेहनत किया, उनका अपना एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है। किसी पार्टी ने आपको के वोट लेके आपको ठगा, ये आपकी गलती तो उनकी नहीं थी, उनकी अपनी प्लानिंग थी, वो अपने कामयाब जिस हद तक होना था। न तो इस मुश्किल के हालात में मायूस होने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी बुरे हालात से हिंदुस्तान का मुसलमान भी गुजरा है और दुनिया में भी इस्लाम की तारीख भरी पड़ी है। सब रखने की जरूरत है। और किसी साहब ने शायद सबसे आखिरी जो अभी स्पीकर से उन्होंने कहा, इस बात को मैं अक्सर कहता हूँ, हम लोग का एक फितरत है कि पौधा लगा नहीं, उसको हिला के देखते हैं, शाम मुझे होते कि फल नहीं लगा तो बेकार इसको काट दे। मैं RSS का जिक्र करता हूँ, 72 साल की मेहनत उन्होंने किया, पहला फल खाने का इंतजार था। फिर मुश्किलात में क्या होगा, चलिए खा खा के पानी पी भी वो आज कामयाब है। जो भी उनका एजेंडा हम पसंद करें ना करें, हमारी प्रॉब्लम, इस बात में कम से कम सब्र रखना है। दूसरा, कोई भी एफर्ट होगा उसमें कोई ना कोई इल्जाम का सिलसिला लंबा चलता है। खास करके अगर सोशल रिफॉर्म्स की तरफ आप जा रहे हैं तो आप जितनी आप इल्जाम रख सकते हैं लगेंगे। एक बार बन भी नहीं पाया था, क्या मुश्किल के हालात थे, ये थे कि हमारे जैसा आदमी सड़क को करने में डर रहा था कि पड़ोसी का क्या रिएक्शन होगा। एक साहब जो मुस्लिम वोटों के पुराने ठेकेदार रहे हैं, उनको बड़ी बात नागवार गुजरी थी, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सब मुल्क भर के लोगों ने मिलकर बनाया और उनको उसका सर्वे भी मुतव किया। तो उन्होंने कोई 1000 चिट्ठियाँ इम्पाल के खिलाफ लिख डाली। ये तो मोदी के कहने बना है, ये तो RSS से फंडेड है, 1000 चीज़ें जो उनके मन में आ सकता था लिख डाली। चलिए वो दौर भी निकल गया। कुछ वक्त बाद जो मुसलमान BJP में बड़े एक्टिव हैं, उनको ये बात अखर रही कि हम इम्पाल में उनकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जितने सीनियर ऑफिसर थे, सबको उन्होंने मैसेज किया, इम्पाल इज एंटी मोदी, एंटी नेशनल। उसमें एक साहब वो थे जो हाईएस्ट पोजीशन में बैठे हैं इस गवर्नमेंट में, मुसलमान साहब हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने किसी के जरिए उनसे पूछवाया कि एंटी मोदी होना समझ में आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नई सरकार की पसंद आती है उस पर इम्पाल प्रेस रिलीज करता है, जो भी एक्शन हो सकते हैं, या कुछ एक्शन हो सकता है इनकन्वीनियंट होते हैं। जैसे कानपुर की प्रिंसिपल थी मेडिकल कॉलेज की, जिसने मुसलमानों के बारे में इलाज करने के बजाय कुछ कमेंट किया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने किया जा रहा, वो मुद्दल हो गई, मीरा नंदानी का नाम था उसका। कई ऐसे चीज़ें जिसपे हो सकता है सरकार को अखर रहा हो बात, तो उसने इसी वजह से मेरे पे खुद निजी तौर पे इंटेलिजेंस बैठा दिया, मेरे बहुत सारे टैपिंग पे डलवा दिए। तो इतना तक समझ में आता है। लेकिन इम्पाल का कोई काम एंटी नेशनल हो, ये मैंने उनसे पूछवाया कि उसका एक आप बता दें तो मैं अपने को करेक्ट कर लूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपसे बुरा मान जाऊँगा। तो अभी मुसलमानों के 2 ग्रुप हैं और दोनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कैसे इम्पाल को, लेकिन ये बहुत छोटा चैलेंज है, बड़ा नहीं। बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ आएगा अगर आप सामाजिक परिवर्तन करने में कुछ कामयाब होते हैं, मुसलमानों को एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ाने में अगर रीजनेबल सक्सेस दिखती है, तो मुझे राइट विंग से रियल खतरा है, मुसलमानों से नहीं। मुसलमान बयानबाजी करेंगे, इधर उधर मैसेजिंग करेंगे, उसके बयान नहीं करेंगे, कोई रियल मेरा नुकसान करना ऐसा मुश्किल है। लेकिन राइट विंग जिस टाइम उनको लगेगा कि ये मुहिम खतरा बन रही है, हालांकि हर कोशिश हम ऐसा करेंगे कि जिसमें सरकार के कोई चीज़ पैटेंटली अगेंस्ट ना हो, करने की जरूरत भी नहीं। मेरी इस सरकार में 1 दर्जन मंत्रियों से नज़दीकी है, इससे प्रीवियस सरकार में थी, इससे प्रीवियस थे, पिछले 27 सालों में देवगौड़ा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे सबसे ज़्यादा नज़दीकी थी। चौधरी अजीत सिंह साहब की डेथ हो गई है, आखिरी काल हमको करते तो कहते थे कि मैं आप पॉलिटिकल डिसीजन मुझे लेना है, मैं आपको आखिरी काल कर रहा हूँ, क्या आपकी राय है। तो नज़दीकी होने की वजह ये है कि पूरे देश की जितनी किसान लॉबीज है उसका मैं सेंटर पॉइंट हूँ दिल्ली में, और उसकी वजह से पॉलिटिकल एक्शन चाहे किसी गवर्नमेंट को। आज मैं लखनऊ जाता हूँ तो बाबा जी को मैसेज करता हूँ, लखनऊ वाला टाइम देते हैं। मैं आंध्र प्रदेश में जाऊँ, वहाँ चीफ मिनिस्टर को लिखो तो टाइम देते हैं। कोई एक तरह चीफ मिनिस्टर आज से नहीं, कोई 27 सालों से ये सिलसिला है। तो अगर वो फोटो खींचने से, न तो मैं कभी कांग्रेसी हो गया, न वो फोटो खींचने से कभी मैं भाजपा ही हो जाऊँगा, न वो फोटो खींचने से कभी मैं शिवसेना का हो जाऊँगा। मुझे इम्पाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो मुकाम है आज से 25 साल पहले वो था जो इम्पाल शायद अगले 25 साल में हो पाएगा।
मैं जो टाइम दे रहा हूँ, मेरे ऑफिस में 5 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग डिवीजन्स के हैं, उनके लिए मेरे पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता और मैं इम्पाल के लिए अगर एक दिन निकाल रहा हूँ तो मैं निकाल रहा हूँ। अगर कल कोई मीटिंग होनी इम्पाल को मुझे आना है तो मैं सब छोड़ दूंगा, मैं यहाँ जाऊँगा। इसलिए अब आता है फंडिंग के बाद आपने शायद नहीं किया, न मैं फंड्स आपको दे सकता हूँ, उतनी मेरी हैसियत नहीं है, और है भी तो पैसा प्रोफेशन का है, मैं नहीं लगा सकता हूँ, लिमिटेड अपनी सैलरी से कुछ खर्च कर सकता हूँ, न मुझे आप लोगों से मांगना है, न मांगने की ज़रूरत है आपसे, और न मेरी देने की कैपेसिटी है। तो फाइनेंशियल पार्ट में बी वेरी क्लियर। कुछ कंसर्न लोग मुसलमानों के ऐसे हैं जो इम्पाल के नाम से अभी 1 हफ्ते पहले किसी साहब के बड़े सहाफ़ी मुसलमान, उनके बच्चे को एडमिशन एग्जामिनेशन का कार्ड नहीं मिला था क्योंकि पिछले 2.5 सालों से वो कॉलेज की फी नहीं दे पाए थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ा पहचाना हुआ नाम है, इसलिए और भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने इम्पाल के सभी ग्रुप में लिखा कि साहब ये बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि बच्चे का एग्जामिनेशन का कार्ड नहीं मिला है, आप मदद करिए। तो कोई 6 लाख का उनका था, अभी कल तक कोई 5.5 लाख रुपये आ गए। तो ऐसे में काम करता हूँ, मुझे इम्पाल के लिए कभी ऐसा मैंने अपील जारी किया मुझे याद नहीं है, लेकिन इम्पाल में जो काम हो रहा है, जिस स्पीड के साथ हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है, पूरे मुल्क में एक बड़ा सेक्शन है मुसलमानों का और नॉन मुस्लिमों का भी, वो एक इसकी तारीफ कर रहा है और इसमें एक उम्मीद की नज़र देख रहा है। इसलिए कई लोग इसमें पैसा दे देते हैं। जैसे 3 मुसलमानों के बड़े इदारे हैं, उनके चांसलर शुरू से जुड़े हुए हैं, वो कभी 2 लाख कभी 3 लाख भेज देते हैं, लेकिन ये पैसा पिछले 3 सालों में कभी 30 लाख क्रॉस नहीं किया है। और मेरे लिए 30 लाख एक मूंगफली के बराबर है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ, मुझे 30 लाख या 3 करोड़ रुपया मेरे लिए एक मूंगफली के दाने बराबर है, ठीक है। लेकिन जो लोग शौक से दे सकते हैं उनसे गुजारिश है दीजिए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनानी है उसके लिए भी मैं कहता हूँ आप लोग अपना लोकल अकाउंट खोल लीजिए, जो भी मेंबरशिप तय कीजिए, जो पैसा आता है आप लोकल के वेलफेयर प्रोग्राम से खर्च करिए। आज जरूरत एजुकेशन की तो है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है दुनिया भर में, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन आज हमारे आगे जो इश्यूज हैं वो एजुकेशन से बढ़ के हैं। आज आपकी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में मुसलमान बेहतर करके रह सकता है, एक ओपिनियन दुनिया भर में बनी है कि नहीं। हमको ये साबित करना है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जो एक मिक्स पॉपुलेशन में है, हम उतने ही तरीके बेहतर करके रह सकते हैं जितना कोई और रह सकता है। यूरोप की खबरें आ रही हैं, मैं कल डेनमार्क की मिनिस्टर का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो क्लोज ऐसे ग्रुप में बैठ के कह रही थी, मुसलमानों के बारे में कुछ उसके कमेंट्स आ रहे थे कि ये डेनमार्क में रहना है तो उनको समझना पड़े कैसे रहना है, और वो रहने की कला नहीं आती है। साफ अल्फाज में उसका कहने का मतलब था कि तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा इस टाइम पर है। नॉन मुस्लिम्स के मुसलमानों के बारे में राय बहुत अच्छी नहीं है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और सोशल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है, ये भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन पॉलिटिक्स में हम लोग कभी थे ही नहीं। 75 साल से अगर कोई इस इंप्रेशन में बैठा हुआ है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो दिस इज कम्प्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग। या तो हम रिलीजन पे अमल कर रहे हैं ना पॉलिटिक्स पे कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम एमएलए की ख्वाहिश बंद हो जाए, टिकट का पार्टी जीत जाए, या किसी को एमएलए बनवा दें एमपी को, या किसी पार्टी को हरा दें। ये तो पॉलिटिकल ट्रांसैक्शन, या मैं उससे भी बड़ा अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, ये 75 सालों से हम लोग करते आए हैं। ज़्यादा एमएलए जीत जाए आप सुकून से रहेंगे, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। जब हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज आपके होते थे 1980 में, 1984 में, सबसे वर्स्ट सबसे बुरा जो वक्त था मुसलमानों का वही था। आज एमएलए कम होंगे, पिछली सरकार में हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएलए थे उत्तर प्रदेश में, कभी 67 ने लिए। दंगों का दौर शुरू हुआ, कोई 80 के आसपास दंगे हुए इंक्लूडिंग मुजफ्फरनगर। तो ज़्यादा मुसलमान एमएलए होना आपकी सिक्योरिटी, आपकी तरक्की का एक सर्टिफिकेट होना, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप बिल्कुल इसको गौर से समझ लीजिए। दूसरा, मैं रिलीजन का, इस्लाम का कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ने की कोशिश किया है कि अमल में इस्लाम हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं है। आज अमल में इस्लाम क्रिश्चियंस की ज़िंदगी में है। अगर आपको इस्लाम देखना है तो आप यूरोप में देखिए, और यूरोप में भी अगर देखना है तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखिए।
आप स्वीडन में देखिए, नॉर्वे में देखिए, ठीक है, जहां पे $1 मिलियन के लिए अगर आप उसे एक्सपेक्ट करें कि झूठ बोलते नहीं बोलेगा, हम लोग 100 के लिए झूठ बोलने तैयार हैं। इस्लाम के 10 जो बड़े मैसेज हैं, 10 में से एक भी हम अपनी जिंदगी में नहीं अख्तियार किए, बल्कि हम उन मैसेज के एकदम एग्जैक्टली अपोजिट जा रहे हैं। मैं एक एक करके 10 गिना दूं। सबसे पहला मैसेज, अलग अलग लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है, इस्लाम स्टैंड फॉर पीस। आज पूरी दुनिया में इंप्रेशन ये है, उसके वजूहात कोई दे दे, जस्टिफिकेशन कुछ दे दे, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में जो पीस नहीं है, आज पूरी दुनिया में एक ओपिनियन बनी है, मुसलमान एक पीस साथ नहीं रख सकते हैं। सूरह हुदैबिया का एग्जाम्पल है, हुजूर साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झुक के वो समझौता किया, इसलिए किया कि जब शांति होगी, पीस होगी, तब हम इस्लाम की बात आगे बढ़ा पाएंगे। नंबर 2, तालीम। नमाज पढ़ने का हुक्म तो 12 साल बाद है, तालीम का पहला अल्फाज था। तालीम में हम पीछे हैं, हिंदुस्तान में नहीं है, जहाँ कह देते हैं 10 बहाने, लेकिन पूरी दुनिया में वही है। तीसरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन बेहतर इंसान है, आपने कहा बेहतर और ठंडक। अब इससे पहले कितने लोगों ने कहा मुसलमानों की कितनी सोशल एवल्स आ गई हैं, मैं 10 से जा सकता हूँ, डोनेशन का। तो मैं तो आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ इस्लाम में उनकी टेकअवेज हैं, और मैं इसीलिए भाषण भी नहीं देता हूँ। इस बात को मैं कहने की कोशिश करता हूँ, मैं बैठ के बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि खड़े होकर मेरे को पैरों में दर्द है। मैं जज्बाती तकरीरों के सख्त खिलाफ हूँ। 1 घंटे का पूरा बदन मिला के जो तकरीरें होती हैं, उसमें एक अगर टेकअवे नहीं है, अगर उसमें एक मैसेज नहीं है, तो तकरीरों पर लागत है। बात तो आराम से की जा सकती है, बात तो डायलॉग होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, ताकि आपकी दिमाग में वो उसको अमल में लाए। मैं काशीराम जी का एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि वो 2-2, 3-3 घंटे का भाषण देते थे, चुपचाप आराम से बैठ के। आधे लोग सो जाते थे हाल में, लेकिन जो नहीं, और आधे लोग उठ के चले जाते थे, बोर हो गए, लेकिन जो बैठे रह जाते थे वो अगले 20 साल के लिए समझ जाते थे मुझे करना क्या है। जज्बाती तकरीर का मुश्किल ये होता है कि जैसे खत्म हुई, काली बजी, मामला खत्म, तो मैं उसके साथ खिलाफ। अभी आता ये है कि करना क्या है, क्योंकि ये सब चीज़ों का एक लंबा, हर एक आदमी को अगर एक घंटा भी बोल सकता है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक्शन ग्रुप की जरूरत थी, 75 साल पहले थी, 50 साल पहले थी, 25 साल थी, आज कहीं ज़्यादा है, क्योंकि चैलेंजेस जो आज दिख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा चैलेंजेस उभर के आने वाले हैं। उस पर आपके लिए वर्क प्लान क्या है, एक्शन स्ट्रैटेजी क्या है? अगर आपस में उलझे रहेंगे, मसलकों में उलझे रहेंगे, या इस हसद और जलन में उलझे रहेंगे कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने में हमको नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ लगाना पड़ेगा। तो आज इस बार में नेशनल लेवल पे जो हम लोग कर पा रहे हैं लोगों की मदद से, मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि जो भी गवर्नमेंट जिसकी भी हो, आपको उस गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ेगा। हमने गवर्नमेंट से ताकतों से लड़ के बर्बाद होने का अपना सिलसिला जारी नहीं रखना है। जब अंग्रेज ताकत में थे, मोटा मोटा दीवारों पे लिखा था, इनसे टकराओगे बर्बाद हो जाओगे। सिर्फ 2 लोग खड़े हुए ग्रुप में, जिन्होंने कहा इनसे कॉपरेट करिए, इनसे सीखिए, अपनी बेहतरी लाइए। 2 लोग कौन थे? वीर सालार जंग, जिन्होंने इंतजाम हैदराबाद को ये कहा कि अंग्रेजों से लड़ने का मतलब है बर्बादी, हाथ मिलाने का मतलब है आबाद होना। उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाए, अंग्रेजों ने उनको प्रोटेक्ट किया, अंग्रेजों ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी, सारी जो एक्सपीरियंसेस थे उनको दिए, उनको सर का खिलाफ दिया। निज़ाम उस पीरियड में जितना तरक्की किया है, उतना कोई दूसरी रियासत हिंदुस्तान की नहीं किया। एक एग्जाम्पल ये आपके सामने है। दूसरा, सर सैयद अहमद खान साहब पे 300 फतवे जारी हुए उन पर, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि अंग्रेज की ताकत है, इसको तस्लीम करिए, अपना काम निकालिए। आज फिर भी अगर हम ताकत से लड़ना चाहते हैं तो मैं उसका हामी नहीं हूँ। जो भी इक़्तिदार में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी पावर, वी हैव टू एंगेज विद देम। और मैंने उसका निजी फायदा होते देखा है कम्युनिटी के लिए। जब मीडिया में चल रहा था, आईटी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर मेरे 25 सालों से दोस्त थे, मैंने उनको जो मैसेज टाइप किया था, वो अगर अभी होता पढ़ देते तो शायद आपको वहाँ आंसू आ जाते। मैंने कहा क्या आए हुए 10,000 मुसलमान सड़कों में मारे जाए, उसका खून को अपने सर पे लेकर घूमना चाहते हो? मैंने फोन किया पिकअप, तो मैंने मैसेज टाइप करके भेजा, तुरंत कॉल आया, क्या करें, ये क्या करते हो? मैंने कहा बिल्कुल सही करा, मैं 10,000 कम कह रहा हूँ। लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ, हजारों मुसलमान मारे जाएंगे, तुम्हारे सर पे आएगा सब।
क्या उन्होंने किया? नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी कर रही है। उसका असर हुआ, मीडिया शाम होते होते बदल गया। तो अगर ये स्टेप ना होते तो मैं वो काम नहीं करा पाता। और आगे भी जिसकी भी सरकार रहेगी, इसलिए नहीं कि मैं एक बात तो जुम्मन 2 दिन का है, 2 साल पूरे हुए अभी पिछले महीने, मेरे रिश्ते 27 सालों के हैं। मैं उन रिश्तों का आपके लिए फायदा उठा रहा हूँ, अपने लिए नहीं उठा रहा हूँ। अपने शायद कोई पॉलिटिकल लीडर ये मुझसे नहीं कह सकता इस गवर्नमेंट का हमने उससे रेलवे का टिकट कंफर्म करवाया, लेकिन मैं 100 चीजें ऐसी बता सकता हूँ जब राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे तो मैंने मुसलमान के लिए करवाई है। और वो कल के शाम को बताते थे कि देखिए हमने कर दिया, लेकिन आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? इस गवर्नमेंट में कोई लीडर आज की तारीख में मुसलमानों से न मिलना चाहता, न मिलकर दिखना चाहता। वोट मांगना तो दूर, अगर कोई ये गलत फहमी में है कि ये सरकार मुसलमानों के वोट की तरफदार है तो आप बिल्कुल इस गलत फहमी हटा दीजिए। वो आपसे मिलना भी नहीं चाहते, मुझसे दिखना भी नहीं चाहते। लेकिन अगर निजी रिश्ते हैं तो जिससे भी होगा उसका एक अपना वैल्यू होता है, उसका फायदा उठाइए। तो अगर कोई आदमी को कोई शक हो, मैं भारतीय कृषि और खाद्य परिषद का चेयरमैन हूँ, उस कैपेसिटी में किसी भी मुख्यमंत्री से बात कर सकता हूँ, किसी भी केंद्रीय मंत्री से कर सकता हूँ। मुझे एक बात की जरूरत अपने निजी के लिए नहीं, लेकिन ये मुहिम चली है, लोगों का इस पर बड़ा भरोसा है और उम्मीदें वाबस्ता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मुहिम बढ़े और जो समाज में एक बदलाव की जरूरत है वो बदलाव हासिल हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन किसी हर एक कौम की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो कोरोना भी एक मुश्किल का वक्त था जिसमें इसकी शुरुआत हो गई। शायद वो ना होता तो इस बात नहीं करता। ये हजारों लोगों के मन में बात रह जाती, कुछ करने की जरूरत है। बन गया है, एक इसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई है, एक उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है जो हर महीने की रिपोर्ट आती है। आगे बढ़ाएंगे तो ये बड़ा काम ग्राउंड पे कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें जितने लोग जुड़े हैं, शायद किसी को इन बात से कोई पोजीशन मिल जाए इसकी कलम नहीं है, इन बात से कुछ पैसा मिल जाए या उसका इसका स्टेप सीढ़ी बना के आगे जंप लगा ले, ऐसा कोई मेरे आसपास नहीं है। इसलिए ये शायद पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो आगे बढ़ने की सब सलाहियत रखता है। मुझे लगता है आप लोगों का काम बढ़ेगा। अब आता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट बात करें कि सारे ख्यालात मन में रह जाएंगे, सारे विचार मन में रह जाएंगे अगर धारा नहीं होगी। हार आना जरूरी है, इसका मतलब संगठन होगा तो शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो गति आएगी, नहीं तो गति भी नहीं आएगी तो शक्ति भी नहीं आएगी। अकेले हम लोग आपस में शिकायतें करते नहीं फोन पे कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगर इस शिकायतों को दुनिया में रखना चाह रहे हो तो अगले 10-40 साल और आ जा सकता है। बहुत हो गया है, मुझे लगता है कि अब कदम बढ़ाने की जरूरत है। और सेल्फलेसली मैंने वो दौर भी देखा जब मैं मिनिस्टर से मिलने गया था, मुसलमान को लेके 2-3 लोग बायोडेटा लेके वहाँ मुड़ के देखा कि साहब वो चीज़ नहीं करने के। और इकबाल में कम से कम सख्ती से अगर किसी को भी मैं देख लेता हूँ कि अपनी पर्सनल फेवर की बात करता है और आपकी जरूरत नहीं पाती। कम्युनिटी का कंसर्न बड़ा है। हम लोगों ने हम 57 ईयर्स के हो गए, हमको जो जिंदगी जीनी थी तो दुनिया में नाम होना था हो गया है। मैं जो वक्त है दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप सब लोगों के साथ हर एक इंसान की एक लिमिटेशन होती है। मैं हर एक जिले में जाके हर एक गांव में जाके काम नहीं कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं जिले की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी है। मैं आपको मैसेज नहीं दे सकता हूँ, लेकिन वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी रिसर्च रिपोर्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे मॉडल आपको दे सकता हूँ। और जहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जहाँ पे मुझे एक्शन लेने की जरूरत है तो प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जहाँ जहाँ कोशिश कर सकते हो हम पूरी कोशिश करेंगे। ये 2 चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बाकी 99% जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी है। 1% हम जो एक्सपर्टाइज रखते हैं वो करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं और इस बात कोशिश कर रहे करने के लिए। आप लोग हर एक जिले में कोई 200-300 असरदार मुसलमानों का एक अपना ग्रुप बना लीजिए। उसमें से 10% लोगों को डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। वो भी मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ। आप लोग अपनी जिम्मेदारी करिए, उस जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ाइए। किसको लेना है वो आपको तय कर लीजिए, मुझे कोई रोल नहीं करा उसमें। इसके 5 शब्द बना लीजिए जो जिला लेवल पे हमने 5 चीज़ें कही हैं वो करने की जरूरत है। इमेज भी बेहतर करने की जरूरत है। सफाई कार्यक्रम करिए, सामाजिक सेवा के कार्यक्रम करिए, जिला प्रशासन से जुड़िए, मीडिया से करना है। तमाम सारे काम जो क्या है रिपीट नहीं करेंगे। उस सब काम करने के लिए जो नेशनल लेवल की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है, जो रिसर्च रिपोर्ट की सपोर्ट है, जैसे बिजनेस अगर करना है तो बैंक में पैसा है देने के लिए, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, लड़के हाथ खाली घूम रहे हैं, लेकिन
वो बेचारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना सकते, तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपको वो भी करनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुझसे ले लीजिए, नाम पता चेंज करिए, अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दिया, हो जाएगा। तो जो बेसिक चीज़ है सपोर्ट वो तो बात कर सकता है सेंट्रल ऑफिस से, लेकिन जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उसका आप लोगों को करना है, और इसी मकसद से हम यहाँ पर हैं। आज फिर ये बात के बात रह जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग इसमें अगले 15-10 दिन के अंदर आप अपने 15-20 नाम दे दीजिए, जिनको हम यहाँ आगे डिक्लेयर कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दें, ताकि न सिर्फ अच्छा काम करिए बल्कि अच्छा काम करते दिखिए भी और अच्छे काम का प्रचार भी करिए। इसलिए चुपचाप उस जगह के रूप में ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए। और भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, इनकॉन अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पैसे का हिसाब अपलोड करता है वेबसाइट से कि 25-25 पैसे इस आदमी से आए और ये 25-25 पैसे खर्च किए। दूसरा, एक काम की रिपोर्ट मंथली जारी होती है। शायद दुनिया में बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो मंथली रिपोर्ट 20 पेज 25 पेज की हर 10 तारीख को रिलीज करते हैं। अगर फिर भी ट्रांसपेरेंसी कमी है तो मैं आप लोगों से चाहूँगा आप बता दें, तो मैं थोड़ा और कोशिश करूँ। डॉक्टर सभा हुसैन बैठी है, शी विल टेक ए नोट एंड ये जो भी जरूरत पड़ती है आप लोग करेंगे। तो आप लोग करिए, आएंगे इसमें आप लोग आपकी कमेटी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च कर देंगे। आगे क्या कार्यक्रम करते हैं उसमें हम लोग आते रहेंगे। इसमें एक रेगुलर तरीके से लेकिन सब रखिए। कहने को आसान होगा कि कुछ चीज जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप सीखिए कि 72 साल नहीं चाहिए, 72 महीने में नहीं चाहिए, शायद 2 या 3 साल में वो आपको ग्राउंड पे दिखाई पड़ेगा। उतना सब रखिए। काम में कोई कमी रहती है उसमें भी आप ताकीद कर सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं कि भाई इसके वजह ऐसे करिए, हम वो बदलाव कर लें। यही वजह है कि आप कंसल्टेशन की बात की, इस बात को आगे बढ़ाना है। 5 जिले के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग चल के आए, इतना वक्त दिया, लेकिन बात यहाँ खत्म न हो जाए, आगे बढ़ानी है। इसलिए इतना काम आप कर लीजिए, अपना जो भी स्ट्रक्चर है करा लीजिए। स्ट्रक्चर को कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए एक बार हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। प्रदेश से केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं और जो चीज़ें उन पर किस तरीके से उसका फायदा उठा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तमाम सारे कोई कम से कम 100 प्रोग्राम बने पड़े हैं, जिस प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाने का 2 सालों में 100 शायद मैंने ज़्यादा बता दिया, 60-65 प्रोग्राम ऐसे बने जो डिटेल में बने पड़े हैं। उनको जमीन उगाने की जरूरत है और ये स्ट्रक्चर बनते हैं उस सब प्रोग्राम को लेकर जमीन उगाइए। बहुत बहुत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.